आज की इस वीडियो में हम लोग जो संस्कृत व्याकरण की बुक है व्याकरण विधि, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण विचार, उसका जो अभ्यास कार्य है वो भी कर चुके हैं। अब है हमारा द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी, उपदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, उपदा क्या होता है। तो इन सब टॉपिक में जो है हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों के अगल बगल जितने लोग भी हैं संस्कृत में हैं उन लोगों तक इस चैनल के बारे में जरूर बता दीजिएगा। तो हमारा है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। अब ये है हमारा क्या, इसको बोलते हैं मार्कर। क्या बोलते हैं? मार्कर। और ये है हमारा बुक जिसको हम बोलते हैं किताब। यदि इस मार्कर का नाम नहीं रखा गया रहता तो हम कैसे जानते कि ये मार्कर है? तो ये क्या है? नाम है ना इसका। इसको हम मार्कर किस बेस पे कह रहे हैं कि इसका ये नाम दिया गया है, और इसको जो हम बुक किस बेस पे कह रहे हैं कि इसको भी क्या मिला है? नाम मिला है। तो हम लोग हिंदी में जैसा जानते ही हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, या तो किसी का नाम हो या स्थान हो या जगह हो। तो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी के नाम को, वस्तु को, स्थान को ही क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब मेरा नाम भावना है, यदि मेरा नाम भावना नहीं पड़ता तो कोई मुझे जानता है कि मेरा नाम क्या है, या मुझे बुलाना रहता या मुझसे कोई काम रहता तो वो कह पाता? नहीं कह पाता। तो इन्हीं सब जरूरतों की वजह से अब ये है डस्टर है। क्या बोलते हैं? डस्टर है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिटाने का काम करता है। मिटाने का काम तो करता है, लेकिन इसको यदि हम नाम नहीं दिए रहते कि डस्टर ले आओ, चाहे लिखना है तो पेन ले आओ, पढ़ना है तो किताब ले आओ, खाना है तो खाने में ही ले लीजिए, गिलास है, थाली है, कटोरी है, चम्मच है, तो सबका क्या है? नाम रखा हुआ है। तो ऐसे ही संज्ञा जो है, संज्ञा संज्ञा का मतलब यही हुआ कि किसी वस्तु, जगह या स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हमारी है नॉर्मल परिभाषा। क्या है नॉर्मल परिभाषा? किस बेस पे? हिंदी के बेस पे और इंग्लिश के बेस पे। लेकिन अब संस्कृत में संज्ञा किसे कहते हैं? संस्कृत में जो संज्ञा होता है, जो हम संधि करते हैं, समास करते हैं, तो वहां पे भी हमें जो है कुछ शब्दों का जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग पाणिनि जी के जो सूत्र है अ ई उ और रील री का, ये सब हमारा जो माहेश्वर सूत्र है उसके आधार पे हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार क्यों बनाते हैं? उसको शॉर्ट रूप देने के लिए। जब हम संधि बनाते हैं तो उसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये जो हमारा उपदेश है, संज्ञा है, आगम है, आदेश है, उपदा है, ये सब क्या है? व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण है उसमें जो है इसकी जरूरत बहुत पड़ी है। तो संस्कृत व्याकरण को सरल भाषा में समझने के लिए क्या, कि संस्कृत भाषा को सरल भाषा में समझने के लिए, कि आसानी से हम समझ जाए कि वो कि हमारा जो है ये आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, उपदा क्या होता है, किन किन चीजों को कहेंगे। तो व्याकरण को सरल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको संस्कृत में हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संस्कृत में जो व्याकरण होता है, संस्कृत में व्याकरण को आसानी से, किससे? आसानी से समझने के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का जो है सरल रूप समझ लीजिए कि किसी का नाम। क्या? किसी का नाम। जैसे पेन, किताब हुआ, ऐसे ही संस्कृत में जो व्याकरण होता है, व्याकरण में हम क्या कह सकते हैं कि आगम। अब आगम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आदेश, ये सब क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। इन्हीं नामों को ही हम क्या कहते हैं? संस्कृत में संज्ञा कहते हैं। अब है परिभाषा प्रकरण। परिभाषा प्रकरण का मतलब क्या है कि जब हम कोई नियम बनाते हैं, चाहे संधि का बनाए, चाहे समास का बनाए, चाहे प्रत्यय का बनाए, चाहे उपसर्ग अव्यय कुछ भी बनाए, तो उसमें संस्कृत में हम छोटा छोटा जो है सूत्र मिलता है। अब जैसे हमारा है आगम का मित्रवद आगम, तो मित्रवद आगम। अब आगम होता क्या है? मित्रवत होता है। आदेश शत्रुवद आदेश, शत्रु के समान जो हो उसे हम क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। अब उपदा क्या है कि अलो अंत्यात पूर्व उपदा, यानी अल यानी जो हमारा व्यंजन, स्वर और व्यंजन, यानी संस्कृत वर्णमाला की जो पूरा शब्द व्यंजन या और स्वर वर्ण है उसका पहले अंतिम से पूर्व जो शब्द वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? उपदा है। तो ये जो नाम है आगम, उपदेश, उपदा, यहाँ तक कि हमारा सर्वनाम संज्ञा आता है, प्रत्यय आता है, निष्ठा संज्ञा आता है, विकरण संज्ञा आता है, तो ये सब क्या है? हमारे
संज्ञा शब्द है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब जानते हैं कुल मिला के संज्ञा क्या हुआ कि संस्कृत में परिभाषा को समझने के लिए जो नाम दिया गया है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि उपदेश क्या होता है। तो पहले ये लिख लीजिए संज्ञा। संज्ञा क्या हुआ? संज्ञा हुआ हमारा संस्कृत व्याकरण में संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण में समझने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे है हमारा टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, और क्या है हमारा? आगम, उपदेश, आदेश, सर्वनाम, अव्यय, सर्वनाम संज्ञा, अव्यय संज्ञा, ये सब क्या है हमारे और भी हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब जैसे हमें शॉर्टकट में बोलना है टी संज्ञा, शॉर्टकट में बोलना है उपदा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, आगम, उपदेश, आदेश, सर्वनाम, अव्यय, ये सब क्या है? संज्ञा का रूप है। तो इसी के बारे में जानना है हमें कि टी संज्ञा किसे कहते हैं, उपदा संज्ञा किसे कहते हैं, निष्ठा संज्ञा किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं, उपदेश किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा क्या है, अव्यय संज्ञा क्या है, और भी है। तो ये जो नाम पड़ा है संस्कृत में संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए उसे ही हम संज्ञा और परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत मानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं हम कि उपदेश किसके बारे में? उपदेश के बारे में, कि उपदेश क्या होता है। तो उपदेश के बारे में जानते हैं कि उपदेश जैसे हमारा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, कि सूरज पूरब से उगता है, कहते हैं ना कि इसको कोई बदल नहीं सकता है कि जो ये सूरज है हमारा किधर से उगता है? पूरब से उगता है। ये बात सभी को मालूम है, इस बात को कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है। तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, पुराने ऋषि मुनि यानी जो पहले के ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो है संस्कृत व्याकरण के लिए जो नियम बता दिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे ही हम क्या बोल दिए हैं? उपदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदेश। यूं कह लीजिए कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने संस्कृत व्याकरण को बताने के लिए जो नियम बता दिए उसी को हम क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। कुछ लोग जो है उपदेश आता है तो समझ में नहीं आता कि संस्कृत में उपदेश क्या होता है। तो उपदेश वो नहीं है कि किसी को हम लेक्चर दे रहे हैं, किसी को कोई हम ज्ञान दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं। यहाँ पे संस्कृत में उपदेश किसे कहा गया है? कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो बात कह दी है, या हमारा जैसे इस ब्रह्मांड में जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन इस बात को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो ये क्या है? जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब से उगता है तो वो पश्चिम से नहीं उगेगा, अब कोई मतलब भी नहीं। अब ध्रुव तारा है उत्तर में दिखता है तो उत्तर में ही दिखेगा। तो ये क्या हकीकत है? सच्चाई है, कितने समय से, बहुत पहले से। तो वैसे ही संस्कृत व्याकरण में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने जो संस्कृत व्याकरण के लिए नियम बनाए, उन संस्कृत व्याकरण के नियमों को कोई बदल नहीं सकता है। तो वो उन्होंने जो बता दिया वो हमें मानना ही मानना है। तो जो उन्होंने नियम कानून बताए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? संस्कृत में उपदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं उपदेश। उपदेश क्या हो गया हमारा? कि प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा संस्कृत व्याकरण क्या हो गया? प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा, जो हमारे सबसे पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने संस्कृत व्याकरण के लिए जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो आज भी परंपरागत जो है रूप से चल रहा है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। उन्होंने जो बात कह दी उसे कोई टाल नहीं सकता, उसमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब जैसे हमारा संविधान है, भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिख दिया है उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन उनकी बातों को काटा नहीं जाता है। लेकिन इसमें भी है कि जो प्राचीन ऋषि मुनि थे संस्कृत व्याकरण के नियम को बनाने के लिए उन्होंने जो बातें कह दी कि हाँ यहाँ पे ये होगा तो वो होगा ही। तो उसी परंपरा को या उनके द्वारा कहे गए वचनों को ही हम क्या बोलते हैं?
उपदेश बोलते हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए उनके द्वारा जो नियम या बातें कह दी गई हैं उसे ही हम संस्कृत की भाषा में उपदेश कहते हैं। पहले बात को समझ लीजिए, कोई लिखे नहीं, कोई इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, चाहे चंद्रमा जो हमारा उपग्रह है, या हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड में जो है 8 उपग्रह हैं, या जो है हमारा जो पृथ्वी इस पे 3% पानी है, इन सब जितने भी बातें हैं या 7 आश्चर्य जो है हमारे संसार में है, तो जितनी भी बातें हैं वो सही है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो ये संस्कृत में हमारे जो ऋषि मुनि थे, पुराने ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा जो बातें कह दी गई हैं, संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए उन्होंने जो नियम बना दिया है, उसे ही हम संस्कृत व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। उपदेश को बोलते हैं आद्य उच्चारणम उपदेश, यानी सबसे पहले जो बातें कह दी गई हैं उसे ही हम उपदेश कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि उपदेश क्या हुआ। जैसे पाणिनि जी ने कह दिया, सूत्र जो बना दिए हमारे अयुण, अब पाणिनि जी ने जो तपस्या की, डमरू बजाया, तो जो 14 सूत्र बनाए हैं उन्होंने, माहेश्वर सूत्र जिसे बोलते हैं, इस माहेश्वर सूत्र को कोई बदल सका है? नहीं बदला है। इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पे ही हमारा क्या बन गया है? संस्कृत वर्णमाला बना है। क्या बना? संस्कृत वर्णमाला। सुधार तो हुआ कि कुछ नियम पाणिनि जी ने गलत दिए हैं, या गलत नहीं दिए, बताए तो कहीं पे कोई चीजें भूल गए हैं, तो उसको उसमें सुधार किए हैं, पतंजलि किए हैं, वरदराज किए हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें कहीं भी उस बात को नकारा नहीं गया है। तो ऋषि मुनियों द्वारा जो बातें कही गई हैं वही हमारा संस्कृत में क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया कि उपदेश क्या होता है, संस्कृत में उपदेश किसे कहते हैं। अब चलिए जानते हैं आगम क्या है। हमारा अगला टॉपिक आगम। आगम क्या होता है? आगम, आ मीन्स क्या होता है? आ मीन्स होता है आना। क्या होता है? आना। तो कोई भी, जैसे ये 2 मित्र हैं, एक सीट पे ये बैठा है, एक सीट पे ये बैठा है, अब इसमें ये आ गया, तब ये सोचेगा कि थोड़ा सा मैं घसक जाए, थोड़ा सा ये घसक जाए, अब बीच में ये आ जाए, ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया? हमारा आगम हो गया। जब 2 लोगों के बीच कोई तीसरा आके बैठ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अब ये जो है, ना इसको हटाया है ना इसको हटाया, दोनों है ना, ये भी है ये भी है, ये बीच में आके ऐसे आराम से बैठ गया, ना इसको हटाया है ना इसको हटाया। तो जब 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आके आराम से बैठ जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तो टॉपिक समझ लीजिए। जैसे क्लास में कोई बच्चा आता है, तो ये मान लीजिए 2 सीट है, ठीक है, एक पे कोई बैठा है, इस पे कोई बैठा है। अब कोई स्टूडेंट आया, मान लीजिए इसका एडमिशन हुआ है, एडमिशन होता है किसी का नया नया, तो आपको आता था, हर कोई सोचता कि मेरे पास बैठे, नया बच्चा है, उससे मैं दोस्ती करूंगा। तो क्या होता है कि वो हर कोई बच्चा जो है जगह देता कि मेरे पास आके बैठ जाए। अब ये बच्चा क्या करता है कि देखता है कि जब मेरे लिए ये दोनों क्या है, घसक रहे हैं, जगह दे रहे हैं मुझको, तो ये जो है आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा आगम हो गया। क्या हो गया? आगम। क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। तो इसी तरह संस्कृत में क्या है? वर्ण, यानी एक वर्ण ये है, एक वर्ण मान लीजिए ये है। अब जो है ख आ गया, ठीक है, ख आ गया, तो ये ख जो है आके जब यहाँ बैठ जाएगा तो ये ख यहाँ पे क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। तो चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि 2 वर्णों के बीच जब कोई तीसरा आके आराम से बैठ जाए, ना इसको हटाए और ना इसको हटाए, किसी को ना हटाए, दोनों में से किसी को ना हटाए। आदेश में क्या है? आदेश और आगम में यही अंतर है कि आदेश हटा देता है, लेकिन आगम क्या करता है? आगम में कोई वर्ण हटेगा नहीं, नया वर्ण आएगा तो बीच में आके बैठ जाएगा। इन दोनों वर्णों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा, इन दोनों वर्णों का जो अस्तित्व है, जो इन दोनों की जगह है, वो बनी रहेगी। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि आगम को जो है हम शॉर्ट, आगम को हम बोलते हैं मित्र वद आगम। मित्र क्या होता है? दोस्त होता है। दोस्त क्या करता है? अपने दोस्त की हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको जो है कोई परेशानी ना है, उसको कोई दिक्कत महसूस ना हो, उन सब चीजों उससे क्या करता है? उसकी
रक्षा करता है। तो यहाँ पे मित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं पहुंचाता है, इसलिए आगम को क्या बोलते हैं? मित्रवत। क्या बोलते हैं? मित्रवत। मित्रवत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना पहले वर्ण को परेशानी देता है, ना दूसरे वर्ण को परेशान करता है, बीच में चुपचाप आके बैठ जाता है। अब इसका जैसे हमारा उदाहरण है वृक्ष छाया। अब इस वृक्ष छाया को जब हम तोड़ते हैं तो एक शब्द हमारा वृक्ष बनता है और एक बनता है हमारा, एक शब्द हमारा क्या बना? वृक्ष बना। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। पहले ये जो वृक्ष छाया है शब्द, इसमें वृक्ष एक शब्द हुआ, एक शब्द हमारा क्या आया? छाया आया। अब इसमें ये जो च है, कौन सा वर्ण? च वर्ण। ये जो हमारा च वर्ण है, यहाँ पे आधा जो च है, ये छाया को हटाया? नहीं हटाया। वृक्ष को हटाया? नहीं हटाया। तो ये जो च आया है तीसरा वर्ण बीच में, ना वृक्ष को हटाया है ना छाया को हटाया है, तो दोनों के बीच में बैठा है। दोनों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं किया है, ना इसको हटाया है ना इसको हटाया है, दोनों के बीच में सामंजस्य करके बैठ गया है। जैसे दोस्ती जो है कंप्रोमाइज करते हैं ना कि हाँ चल यार तू इतना कर ले मैं ये कर ले रहा, तो क्या हुआ? कंप्रोमाइज हुआ। तो ये भी यहाँ पे क्या है? कंप्रोमाइज कर लिए, ना इसको हटाए ना इसको हटाए। तो हमारा शब्द वृक्ष छाया में जो च है, ये च क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगम। क्यों कहलाएगा आगम? क्योंकि ये ना वृक्ष को हटाया और ना ही छाया को हटाया है, और चुपचाप बीच में च आके च हलंत लगाए, तो इससे समझ जाएंगे कि आधा च है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होता है हलंत हलंत के साथ लिखते हैं, तो ये आधा च ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, जैसे भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो ये वृक्ष छाया है, इसमें च क्या हो गया है? हमारा आगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगम। तब जब दो वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण बिना हटाए आके आराम से बैठ जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अब हमने बोल दिया कि वृक्ष छाया में आगम क्या है। प्रश्न बन गया कि वृक्ष छाया में आगम क्या है। तब हम क्या बताएंगे कि ये जो च है, इसका जब हम संधि करेंगे तो वृक्ष अलग आ गया, छाया अलग आ गया, च शब्द जो है नया आया है, और ये नया च आके इसने बीच में बैठ गया है। दोनों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं दी, ना हटाया है, इसलिए इसको मित्रवत कहा जाता है। मित्रवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इसको भी सामंजस्य करके इसी में एडजस्ट कर लिया। तो जो एडजस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। शॉर्ट तरीके में आप ये समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ गलत हो गया, आगम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आगम बराबर मित्रवत। तो जब यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या? आगम। आगम मीन्स आना। इसके शाब्दिक अर्थ से भी आप समझ सकते हैं कि आगम। अब इस जब संस्कृत व्याकरण में जब संस्कृत व्याकरण में दो वर्णों या शब्द भी कह सकते हैं, दो शब्दों के बीच, वृक्ष और छाया क्या है? दो शब्द है ना, वृक्ष अलग शब्द है, छाया अलग शब्द है। शब्द भी हो कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। वर्ड में जैसे छ है वृक्ष का और छाया का भी छ। तो क्या हो गया? जब दो वर्णों या दो शब्दों के बीच कोई वर्ण बिना उनको हटाए आके मित्रवत बैठ जाए, उसे हम आगम कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि जब संस्कृत व्याकरण में दो वर्णों या दो शब्दों के बीच कोई वर्ण बिना उनको हटाए आके मित्रवत बैठ जाए, उसे हम आगम कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, क्या बताएं उदाहरण? वृक्ष छाया। इसमें जो है हमारा आगम क्या है? आगम हमारा च कहलाएगा। ये जो हमारा च है क्या कहलाएगा? आगम। क्यों? क्योंकि वृक्ष व छाया के बीच उनको बिना हटाए
उनको बिना हटाए आया, आकर बैठ गया है, इसलिए यहाँ पे च क्या है, आगम है। आगमा क्या हो गया, आगम बराबर मित्रवत। इसको मित्रवत क्यों कहा गया है, क्योंकि यह किसी भी वर्ण को हटाता नहीं है, बीच में आके एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आगम को क्या बोलते हैं, मित्रवत। तो मित्र आगम को क्या बोलते हैं हम, मित्रवदा आगमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मित्र के समान आके सामंजस्य कर लेता है या एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आगम क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं हम आदेश। तो संज्ञा के बारे में जान गए कि किसी का नाम, इस संसार में जितने भी चीजें हैं उसका नामकरण किया ही गया है, क्योंकि बिना नामकरण के उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। अब इस पेन को यदि इस मार्कर को नाम नहीं दिया गया कि मार्कर, इस मार्कर का काम क्या है, इस मार्कर के नामकरण के आधार पर ही समझ में आता है। डस्टर का काम क्या है, ब्लैक बोर्ड का काम क्या है, मेरा नाम क्या है, या इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम ही क्या कहलाया, संज्ञा कहलाया। उपदेश क्या है कि जो पुराने ऋषि मुनि जो बातें कह दिए हैं संस्कृत व्याकरण को बनाने के लिए, उसे हम उपदेश कहते हैं। आगम, आगम जो हमारा मित्रवत है, वो दो वर्णों के बीच में जब आके आराम से बैठ जाए, किसी भी वर्ण को ना हटाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। अब जानते हैं आदेश, किसके बारे में, आदेश। आदेश क्या होता है, अब जैसे है कि हमको जो है कोई काम कराता है कि हाँ तुमको ये करना है, तो क्या गुस्सा आता है, क्या आता है, गुस्सा आता है। हमारा मन यदि है करने को तब तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई आके बोल दे कि नहीं तुमको ये काम करना है, अब जैसे हमारे बड़े भाई बहन है आके बोलते हैं जाओ ये पानी लेके आओ, चाहे दरवाजा खोलो, चाहे ये करो, तो क्या करते होता है, गुस्सा आता है। तो ये यहाँ पे आदेश का काम क्या है, गुस्से वाला ही है। क्यों गुस्से वाला है, क्योंकि ये क्या करता है कि दो वर्ण में से हटाने का काम करता है कि तुम यहाँ से हटो, मैं आऊंगा, मेरा काम है यहाँ पे। जैसे कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मेरा मेरा जो है हुक्म चलेगा, या मैं जो कह दिया हूँ वो बात होगा, ये काम नहीं होगा, मेरे कहने पे ये होगा। तो ये यहाँ पे आदेश का यही काम है। आदेश का काम क्या है, यूं कह लीजिए शत्रुवध। क्या काम है, शत्रुवध। तो आदेश को हम क्या बोलते हैं, शत्रुवधादेश। शत्रुवध आदेश, ठीक है। इसको शत्रुवध आदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो काम है, अब इसके उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे इसका उदाहरण है प्रत्येक। इस प्रत्येक को जब हम टुकड़े करेंगे यानी संधि करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिधन एक। अब इसमें आया क्या है, यहाँ पे जो त पे ई का मात्रा लगा है, छोटी ई का, और ये जो ए है, यहाँ पे जो ए है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और नया शब्द क्या आ गया हमारा, यह आया। क्या आया, यह आया। तो यहाँ प्रत्येक में जो यह आया है ये आदेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आदेश कहलाएगा। क्यों आदेश कहलाएगा, क्योंकि ये जो वर्ण, ये जो शब्द है प्रति और एक, इसमें जो हमारा ई का मात्रा लगा है, इस त पे जो हमारा ई का मात्रा लगा है, इस ई को हटाया। त तो देखिए यहाँ पे है आधा त, है ना, प्र है, ये जो आधा त है त भी है, ये ए का मात्रा ये भी है, ये क भी है। बस ये जो ई का मात्रा है ये हमारा ई हट के क्या आ गया है, ये आ गया, यानी इस ई को हटा दिया है और इस ई की जगह अपने आ गया है। तो इस ई को क्या गुस्सा आएगा ना कि इसने मेरी जगह ले ली, होता है ना। अब जैसे मान लीजिए दो सीट पे लोग बैठे हैं, कोई तीसरा आया, उसने बोला मैं बैठूंगा, इसने बोला मैं बैठूंगा। तो अब इसमें से एक ही सीट है, तो इन दोनों में से एक ही बैठ सकता है, चाहे इन दोनों में से एक ही बैठे, चाहे ये हटेगा तब बैठेगा, चाहे ये हटेगा तब बैठेगा। इसको हटा के भी बैठ सकता है, इसको भी हटा के बैठ सकता है। अब देखना है कि किसको हटना है, इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है। तो लेकिन हटेगा कौन, एक ही हटेगा, चाहे ये हटे चाहे ये हटे। तो जब ये मान लीजिए ये हट गया तो यहाँ पे आके ये बैठ जाएगा, तो ये जब जाएगा तो इसको गुस्सा आएगा ना कि इसने मेरी जगह ले ली। अब हमको खाना ही मान लीजिए ये होता है कि खा लो आप लोग आपस में, तो खाना दे दिया गया, यदि उसने कहा दिया नहीं ये थाली मेरी है इसकी नहीं है, तो उसको गुस्सा आता है ना कि इसने मेरी थाली ले ली है, ये मेरा खाना ले लिया है, तो क्या हुआ, गुस्सा आया। तो इसलिए इसको जो है आदेश को क्या बोल देते हैं, शत्रुवधा कह देते हैं। शत्रुवधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है अपना जगह बनाने के लिए दूसरे को हटा देता है। जब कोई किसी को हटा देगा तो उसको गुस्सा आएगा ऑटोमेटिकली, तो वो क्या करेगा, उससे गुस्सा होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शत्रुवध, क्योंकि शत्रु से हमारा क्या होता है संबंध, गुस्से वाला होता है। तो इसलिए आदेश को क्या बोलते हैं, शत्रुवध कहते हैं। तो वो आदेश का काम क्या है कि किसी न किसी एक को हटाएगा, चाहे इधर वाले वर्ड को हटाए चाहे इधर वाले वर्ड को। और हम लोग जानते हैं मान लीजिए संधि होता है तो ये पहला पद कहलाता है, ये दूसरा पद कहलाता है, ठीक है। तो चाहे पहले पद के वर्ण को हटाए और चाहे दूसरे वर्ण के पद को हटाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदेश बोलते हैं। तो सरल भाषा में जब कोई वर्ण, आदेश हम किसे कहेंगे,
आदेश बराबर जब कोई वर्ण किसी वर्ण को हटाकर, जब कोई वर्ण किसी वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है तो उसे हम आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। अब किसी ने कह दिया कि आगम, तो आप लोग पढ़ देना समझ जाएंगे कि हाँ कोई नया अक्षर आया है। और जब बोल देंगे आदेश यानी कोई अक्षर हटा है, तो आगम का मतलब कि कोई नया अक्षर आके बैठा है, और आदेश का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई जो वर्ण है वो हट गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आदेश। संस्कृत में आगम को बोलेंगे जब कोई नया वर्ण आके बीच में बैठ जाए। आदेश को बोलेंगे कि जब कोई वर्ण हट जाएगा और दूसरा वर्ण आके बैठ जाएगा उसकी जगह पे, तो उसको बोलते हैं आदेश। इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे प्रत्येक, आपका यद्यपि भी है, ठीक है। अब जैसे यदि धन अपि होगा, तो यदि में द हटा के ये ध आ गया है, तो नया वर्ण आ गया, तो इसमें भी है। लेकिन इसको समझाइए तो इसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से, इसको समझ लीजिए। अब इसका जब वो करेंगे तो प्रति धन एका बना, ये पहला पूर्व पद कहलाता है और ये दूसरा पद कहलाता है। संधि में हमारे दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। तो दोनों वर्ण ये टी और ए में जो है संधि होगी, तो ये जो ता है हमारा, ता पे जो ई का मात्रा लगा है, यहाँ पे ई का मात्रा है, इस ई की जगह पे क्या आ गया है हमारा? यह आ गया है, ठीक है। ए तो है, प्र भी है, त भी है ना। लेकिन ये जो ई है यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यह आ गया है। और यहाँ पे ये जो ए है ये भी है, और ये जो क है ये भी है ना। तो शब्द हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ई क्या हो जाएगा? ई स्थानीय कहलाएगा। ई पहले से मौजूद था, इसका जगह था, इसलिए स्थानीय कहलाया। लेकिन ये जो ई की जगह यह आया है, यह क्या है? आदेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ई की जगह इसने ले लिया, यह इसको आदेश दिया कि तुम हट जाओ, मैं यहाँ पे आके बैठूंगा। तो ये जो ई है बलवान हो गया है, यूं समझ लीजिए। ई से तो ई को हटा दिया, तो ई से क्या एड्रेस करेगा? किसने मेरी जगह ले ली। तो ये जो यह है ये क्या कहलाएगा? आदेश कहलाएगा। इसलिए आदेश को शत्रुवध कहा गया है, क्योंकि वो दूसरे को हटा के अपनी जगह बनाता है। जब हम किसी को हटा देंगे कि तुम हटो यहाँ से, मैं यहाँ बैठूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है गुस्सा आएगा, उससे जो है शत्रुवध रहेगा। शत्रुवध का मतलब क्या है? उससे जो है ईर्ष्या करना, चाहे जलन करना, चाहे द्वेष रखना कि यहाँ इसने मेरी जगह ले ली। मेरी जगह कैसे ले ली? ये होता है ना, भाव आता है ना। तो वही चीज है कि जब दो वर्णों के बीच में कोई नया वर्ण आए, लेकिन वो क्या करे? किसी वर्ण को हटा देगा, तब तो आदेश में चला जाएगा। और जब नया वर्ण आए और किसी को नहीं हटाएगा, तब वो आगम में चला जाएगा। वीडियो मुझे बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज जो है इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, और उपरा जो है हम लोग, और इसके आगे जो भी हमारी इस बुक में जो है मैं उसको बता दूंगी। उसको बताने के बाद हमारी जो संज्ञा में इम्पोर्टेंट संज्ञा है उसकी एक मैं अलग क्लास लूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।